गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 21 मई 2020 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्यूचर IAS एकेडमी वे टू सक्सेस भारतीय इतिहास के एक विषय को लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। मित्रों, मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में जो जानकारी आप लोगों के पहुंचाने योग्य थी, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी, मैंने आप तक पहुंचाई। नव पाषाण काल समाप्त हो चुका है, लेकिन एक क्वेश्चन उभर के सभी कभी सामने पूछा जाता है कि नव पाषाण काल में जो शवाधान होता था, आदमी की मृत्यु के पश्चात जो शवाधान की प्रक्रिया थी वो किस तरह से होती थी। तो आज का जो विषय है वो नव पाषाण कालीन उस समय के बारे में बात करूंगा मैं कि उस समय लोग कैसे अपने मृतक लोगों को कैसे दफनाते थे। तो आइए ले चलता हूं मैं आपको इस प्रक्रिया के तहत। भारतीय इतिहास, नव पाषाण काल में शवाधान की विधियां, पहली विधि होती थी उनकी एक शिष्ट समाधि। एक शिष्ट समाधि का साक्ष्य मिला है। ये आयताकार होती थी। इसमें क्या करते थे मित्रों, वो आयताकार खुदाई कर लेते थे और आयताकार खुदाई करने के बाद जो मृतक होता था उसको लकड़ी के एक डिब्बे में करके, एक तख्त में करके, इसमें उसके उपयोगी वस्तुओं के साथ दफना देते थे और पूरब से पश्चिम दफनाते थे। ठीक है। दूसरी विधि थी पिट सर्किल। सबसे पहले आप लोग शिष्ट समाधि जान लें। नंबर 1, शिष्ट समाधि। शिष्ट समाधि में क्या करते थे, नवपाषाण कालीन लोग आयताकार खुदाई करते थे। खुदाई करने के बाद लकड़ी के तख्त में शव को रखते थे और आयताकार खुदाई करने के बाद उसी में से तख्त को, शव को लिटा देते थे, पूरब से पश्चिम की दिशा में लिटाते थे और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को भी साथ में दफनाते थे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न निकल के आ रहा होगा, ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो उनके दिमाग में ये चलता था कि आदमी जब मृत हो जाता है या मर जाता है, उसका निधन हो जाता है, तो जहाँ भी वो जिस जगह जाता है तो वहाँ पर वो जीवित रहता है और उसको उसके उपयोग की वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा उनका मानना था। दूसरी समाधि जो शिष्ट समाधि, नंबर 2 जो प्रक्रिया थी वो थी पिट सर्किल। पिट सर्किल में मित्रों क्या होता था कि जो एक गड्ढे टाइप में खुदाई कर ली जाती थी, एक गड्ढे टाइप में खुदाई कर ली जाती थी और उसमें शव को लकड़ी के तख्त में करके गाड़ दिया जाता था, जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। इसका उदाहरण मिला है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में। इसका उदाहरण मिला है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। दूसरा, जो पहली शिष्ट समाधि हो गई, दूसरा पिट सर्किल। पिट सर्किल, सर्किल का मतलब होता है गोला। गोले में लकड़ी के ताबूत में शव को रखकर दफनाने की प्रक्रिया का उदाहरण कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से मिलता है। इसमें क्या करते थे, इसमें आयताकार खुदाई करते थे, फिर लकड़ी के तख्त में शव को रख देते थे, उसके साथ उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को भी रख देते थे और उसको दफना देते थे। जहाँ तक मेरा मानना है, ये भी पूरब से पश्चिम ही दफनाते थे। इसका उदाहरण अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी एक स्थान है जो कर्नाटक में है, वहाँ से इसका एग्जाम्पल मिला है, जो नव पाषाण काल से संबंधित है। अब आइए नंबर 3 टॉपिक बात करते हैं, तो वो था कैने सर्किल। कैने सर्किल, बहुत बार मैं कह रहा हूँ कैने सर्किल। आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, मेरी बातों को ध्यान से समझा कीजिए। तीसरी विधि जो थी वो थी कैने सर्किल। कैने सर्किल में क्या करते थे, एक आयताकार ऐसे गड्ढा बना लेते थे, खुदाई कर लेते थे। खुदाई करने के बाद शव को उसमें, उस शव के भस्म को, ध्यान दीजिएगा यहाँ शव नहीं रखते थे, शव के भस्म को, शव को जलाते थे, उसके भस्म को इसमें गाड़ते थे और उसके साथ उनकी उपयोगी वस्तुओं को भी दफना देते थे। ये भी कर्नाटक के कर्नाटक में एक स्थान है चित्तलदुर्ग, वहाँ से कैने सर्किल समाधि का साक्ष्य मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 4 ऐश टीले, ये भी बहुत मिले हैं मित्रों। नवपाषाण कालीन सभ्यता में ऐश टीले बहुत मिले हैं। ऐश टीले क्या होते थे, नवपाषाण काल में मैंने आपको बताया था मानव सभ्य हो गया है, सभ्यता की तरफ बढ़ रहा है, आग का आविष्कार कर लिया है, पहिए का आविष्कार कर लिया है, खेती करना सीख लिया है, समूह बना के रहना सीख लिया है, संस्कृति की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐश टीले वैसे टीले होते थे जहाँ पर वो अपने जानवरों को एक स्थान पर बांध देते थे
मतलब जहाँ पर बहुत सारे जानवर एक स्थान पर बांधे जाते थे, वहाँ पर गोबर वगैरह जो होता था उसका ढेर जो लगता था उसको जला देते थे। जलाने के बाद कुछ इस प्रकार की आकृति निकल के आती थी, जिसको ऐश टीले कहते हैं। ऐश का मतलब होता है राख, राख के टीले मिले हैं। ये भी हमें सारे के सारे जो साक्ष्य हैं, सारे के सारे साक्ष्य हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। तो मित्रों, नवपाषाण काल संबंधित जो समाधान की विधियां हैं वो मात्र 4 प्रकार की हैं, जो आपके एग्जाम के यूपीएससी और पीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली है सृष्टि समाधि, जिसमें आयताकार खुदाई होती थी लकड़ी के तख्त में, पूरब से पश्चिम उनके द्वारा उपयोगी की जाने वाली वस्तुओं को साथ में दफना देते थे। ठीक है। नंबर 2 पिट सर्किल, जिसमें वृत्ताकार खुदाई करते थे, उसमें लकड़ी के तख्त में शव को दफनाकर आयताकार खुदाई करके शव को दफना देते थे। ये इसका उदाहरण कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से मिला है। तीसरा कैने सर्किल, इसमें क्या होता था, इसमें एक गोल आयतावृत्ताकार खुदाई की जाती थी। खुदाई करने के बाद समाधि को जला के उसका जो राख होता था उसको इसमें डाल के बंद करके इसके द्वारा जितने द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं थी साथ में दफना दी जाती थी। चौथा ऐश टीले, क्वेश्चन पूछा ऐश टीले नवपाषाण काल में ऐश टीले क्या थे? तो ऐश टीले वो थे जहाँ पर बहुत सारे पशुओं के गोबर, फूस, घास इकट्ठा करके जहाँ इकट्ठा किए जाते थे, उनको जलाने के बाद राख के जो टीले का निर्माण होता था उसको हम ऐश टीले के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण दक्षिण भारत में मिला। यहाँ तक कि जितनी भी समाधियों को आज मैंने डिस्कस किया है, ये लगभग दक्षिण भारत में इसके उदाहरण मिले हैं। तो आज का प्रश्न लिख लीजिए। आप लोग ज़्यादा नंबर शेयर ही नहीं कर रहे हैं मुझे, मतलब कुछ विद्यार्थी हैं, जब मैं लखनऊ में पढ़ाता था, जो विद्यार्थी लखनऊ में मुझसे जुड़े हुए हैं वह हर दिन के प्रश्न का उत्तर लिखकर मुझे व्हाट्सएप करते हैं, परंतु आप लोग जागरूकता की कमी है या समय का अभाव है कि आप लोग मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों का उत्तर मुझ तक नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर लिखकर मुझ तक पहुंचाएं, तभी मैं उसका एनालिसिस कर पाऊंगा और तभी मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा। तो आज का प्रश्न है नवपाषाण काल में, लिख लीजिए आप लोग, नवपाषाण काल में शवाधान की क्या विधियां प्रचलित थीं? नवपाषाण काल में शवाधान की क्या विधियां प्रचलित थीं, व्याख्या करें। मैंने आपको क्या विधियां थी समझा दिया है, आप उसको व्याख्यायित करें। 100 शब्दों में करें, 50 शब्दों में करें, आज कोई शब्द लिमिट नहीं, आज लोग उसको भेजें। और एक प्रश्न और करंट से संबंधित है, वंदे भारत मिशन क्या है इसके बारे में लिखें। वंदे भारत मिशन क्या है इसके बारे में लिखें। तीसरा प्रश्न नोट करें, मनरेगा लिखिए। मनरेगा कार्यक्रम भारत में कब से शुरू होता है और आज भारत के कितनी जनसंख्या इससे जुड़ गई है, इसके बारे में टिप्पणी करें। क्या ये प्रोग्राम सफल है और अगर सफल नहीं है तो किन कारणों से नहीं है? अगर इसके बारे में आप लोग विस्तृत जानकारी से लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखें। और आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग वीडियो को देखें। मेरे शुरू से जितने टॉपिक मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी लेक्चर मेरे हुए हैं, वो आप उसको नोट डाउन करते रहें, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो मुझे नहीं लगता कि आप लोग दिल्ली और लखनऊ जाके भी ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट से रूबरू हो पाएंगे। क्लास को सीरियस लें और जहाँ भी हैं अपने आप को बचा के रखें मित्रों, क्योंकि हर बार हर कक्षा में मैं कोरोना से संबंधित बातें ज़रूर बोलता हूँ। फैज़ाबाद में भी पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है, ऐसा मैं सुन रहा हूँ। तो फैज़ाबाद हो, लखनऊ हो, कलकत्ता हो, बनारस हो, पूरा भारत हो, मेरा ये मानना है कि सारा भारत स्वस्थ रहे और जल्द से ही हम इस कोरोना संकट से उभर जाएं, एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करें और अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को, लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को एक बार पुनः उठा सकें, एक बार पुनः इसकी चरमोत्कर्ष तक इसको पहुंचा सकें। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि ऐसा करने में सरकार का साथ दे। और सरकार का ये दायित्व है कि हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे श्रमिक वर्ग का विशेष ध्यान दें और जो बेरोजगार हैं उनका भी विशेष रूप से ध्यान दें। धन्यवाद।